हाय फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर रिलेटेड एमसीक्यूज एंड एमसीक्यूज नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी नैरो। क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू विड्थ एमिटर कोलेक्टर और बेस को स्पेसिफाई करें तो कोलेक्टर इज वाइडर देन एमिटर एंड देन बेस रीजन। अगर हम अकॉर्डिंग टू डोपिंग तो एमिटर सबसे हैवीली डोप्ड होता है, उसके बाद कोलेक्टर एंड देन बेस रीजन, यानी बेस रीजन अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे कम होता है यानी वेरी स्मॉल, एंड अकॉर्डिंग टू डोपिंग ये लाइटली डोप्ड होता है एज कंपेयर टू कोलेक्टर एंड एमिटर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस रीजन हमें नज़र आ रहा है कि इसको हमने थिन बनाया है। थिन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम एमिटर और बेस के बीच में जो जंक्शन होता है उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, और कोलेक्टर और बेस के रीजन में जो जंक्शन होता है उसको हम रिवर्स बायस करते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से जो एमिटर में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू बेस रीजन में दाखिल होते हैं। तो बेस रीजन के थिन होने की वजह से जो ही वो बेस रीजन में दाखिल होते हैं तो अपने हाई वेलोसिटी एंड हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो अपने आप को फाइंड करते हैं नियर कोलेक्टर जंक्शन, और कोलेक्टर जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वीसीबी का पॉजिटिव टर्मिनल उस मेजॉरिटी कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कोलेक्टर रीजन में कोलेक्ट कर लेते हैं और कोलेक्टर करंट का जरिया बनते हैं। तो दोस्तों ये बेस रीजन के थिन बनाने का फायदा होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में है द बेस रीजन मस्ट बी वेरी वाइड। दोस्तों अगर हम बेस रीजन को वाइडर बनाएंगे तो उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स एमिटर से इंजेक्ट होते हैं बेस रीजन में तो उसकी वेलोसिटी बेस रीजन को यानी क्रॉस करते करते ही बेस रीजन में जीरो हो जाते, यानी वो कोलेक्टर जंक्शन तक नहीं पहुंच पाते। तो जब वो नहीं पहुंच पाते तो कोलेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट नहीं करता, और इस वजह से हमारा कोलेक्टर करंट कम होता है जो कि हम नहीं चाहते। अगर हम ऑप्शन सी को देखें, द बेस रीजन मस्ट बी मेड ऑफ सम इंसुलेटिंग मटेरियल, जो कि बहुत गलत है। यानी अगर हम बेस रीजन को इंसुलेटर बनाए तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट बिटवीन एमिटर एंड कोलेक्टर विच वी डोंट वांट। जो अगर ऑप्शन डी को देखें, द कोलेक्टर रीजन मस्ट बी हैवीली डोप्ड। दोस्तों अगर हम कोलेक्टर रीजन को हैवीली डोप्ड बनाएंगे तो हमारे पास कोलेक्टर रीजन क्राउडेड यानी क्राउडली बन जाएगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर कोलेक्टर में इलेक्ट्रॉन का क्राउड होगा जो कि फर्दर जो एमिटर से बेस के थ्रू जो मेजॉरिटी कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसको रिपेल करता है, यानी वापस एमिटर रीजन में रिपेल करता है। तो हमारा कोलेक्टर करंट इससे कम होता है, यानी कोलेक्टर रीजन पे कैरियर्स नहीं पहुंच पाते जो कि हम नहीं चाहते। तो इसी तरह ये ऑपरेशन है और हमने ऑप्शन चारों को समझ लिया। एमसीक्यूज नंबर 31 इज इन अ ट्रांजिस्टर करंट ICBO फ्लोज व्हेन। तो दोस्तों ICBO हमारे पास रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है जो कि फ्लो करता है जब हम ट्रांजिस्टर यानी यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हमने एक्टिव मोड में ऑपरेट किया है, यानी जंक्शन J1 को फॉरवर्ड बायस किया है और जंक्शन J2 को रिवर्स बायस किया है, और इस रिवर्स बायसिंग की वजह से जंक्शन J2 जो कि बिटवीन कोलेक्टर एंड बेस है इसमें रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो करेगा, और इसी करंट को हम ICBO कहते हैं। C स्टैंड फॉर कोलेक्टर बिकॉज दिस करंट इज एसोसिएटेड विद कोलेक्टर, एंड B स्टैंड फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, एंड O स्टैंड फॉर ओपन सर्किट बिकॉज वी मेजर दिस करंट ICBO विद एमिटर टर्मिनल
open circuited and the total collector current is equal to alpha IE plus this reverse saturation current. तो ICBO flows when, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, some DC voltage is applied in the reverse direction to the collector junction, जो कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, with emitter open circuited. MCQs number 32 is a triac is a semiconductor device which acts as, दोस्तों जब हम दो SCR को एंटी पैरेलल में लगाते हैं और उन दोनों के गेट टर्मिनल्स को हम कॉमन करके उस पर जब हम ट्रिगर पल्स देते हैं तो वो मतलब कंडक्ट करता है और इससे बनता है एक ट्रायक. ट्रायक मीन ट्रिगर ऑन AC, यानी हम क्या करते हैं कि इसको ट्रिगर करते हैं AC पल्स पर, यानी हम गेट पर पॉजिटिव पल्स भी दे सकते हैं और नेगेटिव पल्स भी दे सकते हैं, जिससे ये ट्रायक it will start conduction between MT2 and MT1 or from MT1 to MT2 depending on the biasing voltage applied to the ट्रायक. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच. MT1 इज फर्स्ट, MT2 इज सेकंड टर्मिनल एंड गेट इज थर्ड टर्मिनल, और ये इस MT1 से MT2 में भी कंडक्ट कर सकता है और MT1 से MT2 डायरेक्शन में भी कंडक्ट कर सकता है, यानी ये बाई डायरेक्शनल स्विच है. और ये ट्रायक का सिंबल है. A1 स्टैंड फॉर एनोड 1, A2 स्टैंड फॉर एनोड 2. MCQs number 33 is based on the statement a certain transistor has alpha DC of 0.98 and collector leakage current of 5 microampere. अल्फा दोस्तों याद रखें कि ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो लीकेज करंट जो कि हमने पिछले MCQs में डिस्कस किया है वो ICBO यानी उसकी वैल्यू 5 माइक्रो एम्पेयर है. तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. अल्फा DC 0.98, ICBO 5 माइक्रो एम्पेयर और एमिटर करंट दिया है 1 मिली एम्पेयर. अब हमें मालूम करना है IC. In case of common base configuration, we know that IC is equal to alpha time IE plus reverse saturation current. By putting values and after simplification, which is just simple mathematics, we will get 0.985 milliampere. So our answer will be option number B, 0.985 milliampere. MCQs number 34 is in the above case, यानी स्टेटमेंट के मुताबिक द बेस करंट विल बी. बेस करंट क्या होगा दोस्तों? एमिटर करंट दिया था 1 मिली एम्पेयर और कलेक्टर करंट हमने मालूम किया MCQs नंबर 33. वी नो दैट एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट एंड बेस करंट विल बी इक्वल टू एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट. बाय सिंपली पुटिंग द वैल्यूज एंड आफ्टर simple mathematics we will get 0.015 milliampere and we will place the decimal point after 15 and we will get 15 microampere. So our answer will be option number C, 15 microampere. MCQs number 35 is which of the following circuits using junction transistor has the best gain? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन एमिटर. बेस्ट गेन का मतलब ये है कि उसकी जो करंट गेन होगी वो भी ज्यादा होगी एंड द वोल्टेज गेन विल आल्सो बी हाई. सो एज अ रिजल्ट पावर गेन विल बी हाई. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए. दोस्तों ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल से समझाना चाहता हूं. सो यहां पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन और वोल्टेज गेन लिखा है. कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले कॉमन बेस है जिसकी सर्किट डायग्राम ये कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस की है, यानी फिगर नंबर ए. तो दोस्तों डिटेल में जाने से पहले ये पॉइंट्स याद रखें कि इमिटर करंट हमारे पास बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, यानी इमिटर का 2% to 5% करंट बेस करंट बनता है और इमिटर का 95% to 98% जो पार्ट होता है वो कलेक्टर
करंट बनता है। तो करंट गेन ऑफ कॉमन बेस जो कि हम अल्फा से डिनोट करते हैं वो बराबर होता है आई सी डिवाइडेड बाई आई ई। और हमने यहाँ पर देख लिया कि आई ई टोटल करंट यानी 100% होता है और आई सी 95 to 98% यानी 100% से कम होता है और एट मोस्ट आइडियली ये 100% तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब कि अल्फा नियरली इक्वल टू 1 एंड प्रैक्टिकली इट विल बी लेस देन 1। तो हमें पता चल गया कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ यानी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का लेस देन 1 होता है। तो इसलिए हम इसको करंट एम्पलीफायर के तौर पर यूज नहीं कर सकते। यानी इसका जस्ट अगर मैक्सिमम तक हम जाते हैं तो इसका इनपुट करंट और आउटपुट करंट इक्वल हो सकता है, आउटपुट करंट इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम वोल्टेज गेन को देखें तो यहां पर हमने यानी वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है। तो हमने जस्ट आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट की जगह अल्फा पुट किया है और आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस की जगह हमने ए आर यानी रेजिस्टेंस रेशियो पुट किया है। तो दोस्तों अल्फा एट मोस्ट 1 के बराबर हो सकता है। और अगर हम कॉमन बेस में आउटपुट रेजिस्टेंस को देखें तो आउटपुट रेजिस्टेंस है बिटवीन बेस एंड कलेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा होता है, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का हाई होता है। और इनपुट रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं बिटवीन बेस एंड एमिटर जो कि फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ये रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, यानी न्यूमरेटर में हाई रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लो रेजिस्टेंस। तो हाई क्वांटिटी जब हम अल्फा एट मोस्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज गेन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी हम कॉमन बेस को यूज कर सकते हैं एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर की करंट गेन को अगर हम देखें तो ये आई सी डिवाइडेड बाई आई बी के बराबर होता है। आई सी 95 to 98% यानी लार्ज न्यूमरेटर है और 2 to 5% कॉमन बेस की वैल्यू होती है। तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा यानी बीटा की वैल्यू होगी वो लार्ज आएगी, यानी हम कॉमन एमिटर को यूज कर सकते हैं एज अ करंट एम्पलीफायर। इसी तरह बीटा लार्ज क्वांटिटी है और जब ये रेजिस्टेंस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वोल्टेज गेन की वैल्यू भी ज्यादा होगी, यानी हम कॉमन एमिटर को वोल्टेज गेन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम और इसकी पावर गेन यानी करंट गेन भी इसका मॉडरेट होता है और वोल्टेज गेन भी मॉडरेट होता है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर गेन हाई आएगा। इस तरह इसमें ये लो है ये हाई है तो हमारा जो पावर गेन होगा वो मॉडरेट आएगा। इसी तरह अगर हम कॉमन कलेक्टर को देखें तो इसकी जो आउटपुट यानी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है आउटपुट करंट एमिटर है और बेस करंट जो कि 2 to 5% होता है एमिटर करंट का, यानी गेमा की वैल्यू भी हमारे पास लार्ज वैल्यू आएगी, यानी हम कॉमन कलेक्टर को यूज करते हैं एज अ करंट एम्पलीफायर। इसी तरह अगर हम वोल्टेज गेन को देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्योंकि आई ई बहुत ज़्यादा है आउटपुट करंट, तो आउटपुट करंट ज़्यादा होने का मतलब यह है कि आउटपुट रेजिस्टेंस कम है और बेस करंट बहुत कम है, तो इसका मतलब कि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू हमारे पास पॉइंट में आएगी क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास मेगा ओहम में होती है और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास ओहम में, तो इसकी वैल्यू माइक्रो में आएगी। उसके साथ अगर गेमा जो कि लार्ज क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई भी हो जाए तो वोल्टेज गेन की वैल्यू लेस देन 1, यानी हम इसको एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर यूज नहीं कर सकते और इसका जो पावर गेन होगा वो लो होगा। तो दोस्तों हमने डिटेल से समझ लिया है एमसीक्यूज नंबर 35 के किस कॉन्फ़िगरेशन या एम्पलीफायर का गेन बेस्ट होता है और ये है कॉमन एमिटर। एमसीक्यूज नंबर 36 is which circuit has its output signal from the emitter। तो दोस्तों यहां पर मैंने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं इस लिहाज से इसके 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस में हम इनपुट एमिटर और आउटपुट कलेक्टर से लेते हैं, कॉमन एमिटर में हम इनपुट बेस और आउटपुट कलेक्टर से लेते हैं। इसी तरह हम
कॉमन कोलेक्टर में हम कोलेक्टर को कॉमन करते हैं बिटवीन इनपुट जो कि हम देते हैं बेस के थ्रू और आउटपुट लेते हैं हम एमिटर और कोलेक्टर, यानी आउटपुट टर्मिनल हमारा होता है एमिटर टर्मिनल, यानी हमारा आउटपुट सिग्नल जो एमिटर से होता है वो कॉमन कोलेक्टर से होता है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो कॉमन कोलेक्टर का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी एमिटर फॉलोअर है। तो दोस्तों कॉमन कोलेक्टर को हम एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो फॉलो करता है इनपुट वोल्टेज को, यानी आउटपुट वोल्टेज इक्वल होता है इनपुट वोल्टेज का अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड। क्योंकि कॉमन कोलेक्टर हमने पिछले एमसीक्यूज में डिटेल के साथ समझ लिया है कि इसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पर यूज नहीं करते। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमिटर फॉलोअर। एमसीक्यूज नंबर 37 इज इन अ ट्रांजिस्टर विद नॉर्मल बायस। दोस्तों ये एक ट्रांजिस्टर जिसको हमने नॉर्मल बायस मीन के एमिटर बेस का जो जंक्शन J1 है इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, कोलेक्टर और बेस का जो जंक्शन J2 है उसको हम रिवर्स बायस करते हैं। तो जंक्शन J1 को हम एमिटर जंक्शन कहते हैं और इसकी फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द एमिटर जंक्शन हैज अ लो रेजिस्टेंस। द एमिटर जंक्शन, ऑप्शन बी है वेरी हाई रेजिस्टेंस, जो कि गलत है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है और उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। द एमिटर जंक्शन सप्लाइज मेजॉरिटी कैरियर्स इनटू द बेस रीजन, ये भी इस पूछे हुए एमसीक्यूज के मुताबिक गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज नंबर 38 इज द करंट ICBO, यानी ये हमने डिस्कस किया है पिछले एमसीक्यूज में कि ICBO इज रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड दिस करंट इज एसोसिएटेड विद कलेक्टर जंक्शन and the configuration is common base configuration and we measure this current with emitter terminal open circuited। और ये करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है और माइनॉरिटी कैरियर्स वी नो दैट इट जनरेट विद टेम्परेचर। तो हमारा आंसर होगा कि ये द करंट ICBO increases with increase in temperature। MCQs number 39 is the current ICBO flows in, यानी ये करंट किस लीड्स में फ्लो करता है। ऑप्शन ए है बेस एंड एमिटर लीड्स, बेस एंड कोलेक्टर लीड्स, कोलेक्टर एंड एमिटर लीड्स, कोलेक्टर एमिटर एंड बेस लीड। ये ICBO एज वी ऑलरेडी नो दैट दिस करंट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट और ये फ्लो करता है जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने कोलेक्टर जंक्शन को, यानी द जंक्शन बिटवीन कोलेक्टर एंड बेस, इसको हमने रिवर्स बायस अप्लाई किया है और इसी जंक्शन के थ्रू यानी एन में यहाँ पर एक होल मैंने शो किया है, ये यानी पार्ट बनेगा इस करंट का और इस पी में यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन शो किया है, ये कंट्रीब्यूट करेगा इस ICBO को यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट को। तो हम इसको मेजर करते हैं और ये फ्लो करता है जब हम इस एमिटर टर्मिनल को ओपन सर्किट करते हैं। तो ये करंट फ्लो करता है बिटवीन कोलेक्टर टर्मिनल एंड बेस टर्मिनल। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए, बेस एंड कोलेक्टर लीड्स। MCQs number 40 is in a PNP junction transistor as compared to base region, the emitter region is more heavily doped so that option A, leakage current is minimized, option B, recombination will be increased in the base region, no, option C, the flow across the base region is only because of electrons, no, the flow across the base region is mainly because of holes। क्योंकि emitter है P टाइप मटेरियल और इसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे और जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं इस P और N यानी ये N बेस रीजन है तो बेस रीजन में ये डिफ्यूजन की वजह से होल्स फ्लो करेंगे, यानी मेनली जो फ्लो होगा बेस रीजन में भी वो भी होल की वजह से ही होगा और यही होल फिर कोलेक्ट होते हैं इन दी कोलेक्टर रीजन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोलेक्टर जंक्शन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
MCQs number 41 is in transistor alpha is related to beta by the relation. Let's see the solution. Emitter current, we know that it is equal to base current plus collector current, and collector current in case of common base configuration is equal to alpha time IE plus ICBO, which is the reverse saturation current. So अल्फा IC इज इक्वल टू अल्फा, और हम IE की जगह IB प्लस IC पुट करेंगे प्लस ICBO अपनी जगह आएंगे, अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे IB के साथ और IC के साथ, इसके बाद हम IC को एक साइड पे ले आएंगे, यानी IC माइनस अल्फा IC विल बी इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO। हम यहाँ से IC कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा रह जाएगा। इस 1 माइनस अल्फ़ा को ख़त्म करने के लिए हम ईच टर्म डिवाइड करेंगे 1 माइनस अल्फ़ा से, तो 1 माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पर रह जाएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा रह जाएगा। तो हम इस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा को कहते हैं बीटा, और 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा तो जनरली इक्वल होता है गेमा के, और अगर हम बीटा के टर्म में हम इसको लिखते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा बीटा प्लस 1 के। दोस्तों अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो कि ये किस तरह बीटा प्लस 1 के बराबर आता है, देन काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन। तो बीटा बराबर आ गया अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा के, लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको ऑप्शन के मुताबिक बना लेंगे, यानी हम अल्फ़ा को पहले लिखेंगे और बाद में 1 लिखेंगे, और हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यानी अगर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो फिर यही 1 माइनस अल्फ़ा इससे बन जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई alpha minus 1. MCQs number 42 is based on the given statement. When the emitter current of a transistor is changed by 1 milliampere, its collector current changes by 0.990 milliampere. यानी जो हमने इनपुट पर सिग्नल दिया है तो वो हमने या इंक्रीज किया 1 मिली एम्पेयर या हमने डिक्रीज किया, यानी हमने इनपुट सिग्नल में चेंज लाया है 1 मिली एम्पेयर का। तो इसी तरह कलेक्टर करंट चेंज होता है 0.990 मिली एम्पेयर। तो एमसीक्यूज में पूछा गया है कि आप द कॉमन बेस शॉर्ट सर्किट करंट गेन अल्फा फॉर द ट्रांजिस्टर इज। अल्फा हमें पता है कि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, और यहाँ पर हमसे पूछा है शॉर्ट सर्किट करंट गेन। दोस्तों शॉर्ट सर्किट करंट गेन हम उसको कहते हैं जब हम आउटपुट बिटवीन आउटपुट टर्मिनल हम लोड नहीं लगाते, यानी हम आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं और जो गेन हम मालूम करते हैं तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट गेन। तो अल्फा is equal to change in IC divided by change in IE, और इसको हम फिर कहते हैं अल्फा IC। तो डेल्टा IC हमें दिया हुआ है 0.99, इसी तरह IE भी दिया हुआ है 1 मिली एम्पेयर, और जब हम इसको डिवीजन करके मालूम करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो है 0.99, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। MCQs number 43 is the common emitter short circuit current gain will be। यानी अब हमने जो कॉमन एमिटर का जो गेन होता है वो बीटा होता है, और शॉर्ट सर्किट मीन के हम एमिटर और कलेक्टर को हम क्या करते हैं शॉर्ट करेंगे और गेन मालूम करेंगे। तो अल्फा IC हमने मालूम किया पिछले एमसीक्यूज में, वो है 0.99, और बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। By just putting the value in after simplification, we will get beta is equal to 99. So our answer will be option C, 99. यानी कि बीटा is a large quantity, यानी अगर हम किसी ट्रांजिस्टर का अल्फा हमारे पास हो 0.99 तो उसका बीटा होगा 99। MCQs number 44 is in a transistor leakage current mainly depends on। दोस्तों लीकेज करंट यानी हमने डिटेल के साथ समझ लिया, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर के साथ ये इंक्रीज होता है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर। MCQs number 45 is thermal run away of a transistor occurs when।
दोस्तों थर्मल रन अवे हम कहते हैं द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड थर्मल रन अवे, यानी जो ट्रांजिस्टर अनस्टेबलाइज्ड होता है उसकी जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है यानी वो डैमेज होता है खुद ब खुद, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल रन अवे। हमें पता है कि ट्रांजिस्टर में कोलेक्टर करंट फ्लो करता है और उस कोलेक्टर करंट की वजह से ट्रांजिस्टर हीट अप होता है, तो उस वजह से टेम्परेचर राइज होता है ट्रांजिस्टर का, और टेम्परेचर राइज होने से ICBO इंक्रीज होता है क्योंकि ये करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है, तो टेम्परेचर की वजह से ये इंक्रीज होता है, और जब ये बीटा +1 फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो ये और लार्ज क्वांटिटी बन जाती है, यानी IC हमारे पास और बढ़ जाता है जिसकी वजह से और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है एंड विद इन सेकंड हमारे पास ट्रांजिस्टर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है और वो बर्न आउट हो यानी हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देयर इज एक्सेसिव लीकेज करंट ड्यू टू टेम्परेचर राइज, यानी IC हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। MCQs नंबर 46 इज द लीकेज करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बी अराउंड। दोस्तों ये जो होता है ये फ्यू माइक्रो एम्पेयर के रेंज में होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन, तो यहाँ पर शो नहीं किया लेकिन हमारा आंसर होगा फ्यू माइक्रो एम्पेयर। MCQs number 48 is as compared to a common base amplifier, a common emitter amplifier has। दोस्तों कॉमन बेस एम्पलीफायर एज हमने पिछले MCQs में एक MCQs में डिटेल के साथ समझ लिया है। कॉमन बेस एम्पलीफायर का जो करंट गेन होता है वो लेस देन 1 होता है, क्योंकि कॉमन बेस में जो आउटपुट होता है वो हम लेते हैं फ्रॉम कोलेक्टर टर्मिनल और इनपुट हम देते हैं एमिटर के थ्रू, तो एमिटर 100% होता है और कोलेक्टर करंट उसका पार्ट होता है, यानी कोलेक्टर एट मोस्ट इक्वल हो सकता है एमिटर के, और जब वो इक्वल होता है तो हमारे पास एम्पलीफिकेशन फैक्टर 1 आता है, यानी कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं होता, एट मोस्ट इनपुट और आउटपुट करंट इक्वल हो सकते हैं। और कॉमन एमिटर में हम आउटपुट हमारा कोलेक्टर होता है और इनपुट हम बेस के थ्रू लेते हैं, बेस टर्मिनल को देते हैं, तो कोलेक्टर करंट 98% होता है और बेस करंट हमारा 2% होता है, तो बीटा एक लार्ज क्वांटिटी होती है, यानी IC बीटा टाइम IB के बराबर होती है, तो हम कॉमन एमिटर को यूज़ करते हैं फॉर हायर करंट एम्पलीफिकेशन, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर हायर करंट एम्पलीफिकेशन, यानी कॉमन बेस के मुताबिक इसकी जो करंट एम्पलीफिकेशन होती है वो हाई होती है। MCQs नंबर 49 इज इन अ रेजिस्टेंस लोडेड RC कपल्ड एम्पलीफायर, ये एक RC कपल्ड एम्पलीफायर है, यानी हम कैपेसिटर भी लगाए हैं और रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क जो कि बायस वोल्टेज बेस को प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अगर हम कोई इनपुट सिग्नल देते हैं और इस इनपुट सिग्नल में किसी भी वजह से नॉइज की वजह से या किसी और वजह से DC कंपोनेंट या DC वोल्टेज एड अप होता है, तो ये कैपेसिटर जो कि कपलिंग कैपेसिटर है ये क्या करता है कि उस DC को ब्लॉक करता है, ख़त्म करता है इस AC सिग्नल से, क्योंकि हमें पता है कि XC यानी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC, यानी इनवर्स रिलेशन है, तो DC की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, यानी आइडियली इसकी जो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है टू DC, तो ये ब्लॉक करता है और प्योर AC सिग्नल हमें बेस पर पहुंच पाता है। इसी तरह अगर आउटपुट पर कोई भी DC एडअप हो जाता है हमारे एम्पलीफाइड AC में, तो वो उसको डिस्टॉर्ट करता है, तो हम क्या करते हैं कि आउटपुट से पहले कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं ताकि उस एम्पलीफाइड सिग्नल से वो DC क्या करे, वो ब्लॉक करे ये कैपेसिटर, तो हमें पता चल गया कि DC ब्लॉक होता है थ्रू कपलिंग कैपेसिटर, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपलिंग कैपेसिटर। MCQs नंबर 50
50 is which junction transistor is preferred for high input and low output impedance। दोस्तों ये एक कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी इनपुट हम बेस और कोलेक्टर के थ्रू लेते हैं और आउटपुट हम एमिटर और कोलेक्टर के बीच में लेते हैं। तो हमें पता है कि गेमा इज इक्वल टू आई ई डिवाइडेड बाई आई बी, यानी आउटपुट एमिटर करंट है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब कि आउटपुट रेजिस्टेंस कम होता है। और इनपुट आई बी है, ये बेस करंट यानी कम होता है एज कंपेयर टू आई ई, ये 2% to 5% होता है आई ई का। तो इसका मतलब कि इनपुट रेजिस्टेंस इस कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का बहुत हाई होता है, यानी इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमन कोलेक्टर। MCQs number 51 is common base configuration is little used because। दोस्तों कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम बेस टर्मिनल को कॉमन लेते हैं विद इनपुट जो कि एमिटर टर्मिनल होता है एंड विद आउटपुट जो कि कोलेक्टर टर्मिनल होता है। तो एमिटर और बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं अगर हम इसको एक्टिव मोड में यूज़ करते, और कोलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बायस में यूज़ करते। तो जब हम एमिटर बेस जंक्शन जो कि फॉरवर्ड बायस होता है, तो फॉरवर्ड बायस में इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो अकॉर्डिंग टू MCQs हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट हैज़ लो इनपुट इम्पीडेंस। यानी हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को लिटिल यूज़ करते हैं, किस वजह से? क्योंकि इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो बहुत कम होती है। MCQs number 52 is common emitter transistor has option A will be our answer, high current and high voltage gain, and for details see MCQs number 35. MCQs number 53 is which of the following circuit would be preferred for a 455 kilohertz IF amplifier। दोस्तों इसका आंसर होगा डबल ट्यून्ड ट्रांसफार्मर, यानी हम इसके लिए यूज़ करते हैं डबल ट्यून्ड ट्रांसफार्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप लोगों के लिए पूरी मेहनत के साथ बनाए। एंड थैंक यू वेरी मच।